आदाब। मेरा नाम है वसतुल्ला ख़ान और ज़रार खोड़ो आज स्टूडियो में नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं हैं। वो इस वक्त जूम पे हमारे साथ मौजूद हैं। जुमा है, आपकी गुफ्तगू होगी और हम सुनने की कोशिश करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे हस्बे मामूल चल ही रहे होंगे 021-3233-0927 28 और 29। पहले कॉलर हैं हैदराबाद से हसन अली साहब। जी सर। सर आपकी खुली अदालत को सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजकल जो है गैस का जो बिल है 300-400-500 आता था, अभी 1-2 महीने से जो है वो कंजप्शन चलो बढ़ गई है तो 1000 रुपए तक है। अब 5-5 हजार रुपए का बिजली का बिल आ रहा है तो गरीब आदमी उसको कहाँ से भरेगा। तनख्वाहें तो जो है 20%, 25-30% बढ़ रही है और ये 500% जो है गैस का बिल दे रहा है। तो ये क्या है, कुछ इसके लिए कोई तरीकेकार निकाले, कुछ बताए, गरीब आदमी कहाँ जाए। ठीक है। सर और सवाल एक और दूसरा ये कि आजकल ज़कात का दौरा है और बैंकों में 2.5% के हिसाब से ज़कात काट ली जाती है। तो मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में मुफ्तियों की कोई कमी नहीं है, बहुत फतवे आते रहते हैं। तो ये जगह जगह इसमें जो है रेड कलर और ये दूसरे कलर एरिया है जो मौज़िब अल्फाज का मैं इस्तेमाल करूँ और इसमें शराब भी बेचने वाले ये वो, और इनके सबके जो है सेविंग अकाउंट में से 2.5% का, तो ये जो ज़कात है ये इसका फिर इसका आलूदा और ये पेचीदा। अच्छा, हाँ, मैं समझ गया हसन अली साहब। पहले मैं ज़कात वाला बता दूं कि ये जो 2.5% ज़कात है ये ज़िया साहब के ज़माने से जो है वो अकाउंट्स पे कट रही है, लेकिन जो लोग ज़कात से इस्तिस्ना या एग्ज़म्पशन का स्टैम्प पेपर दे देते हैं कि जी हम उस दायरे में नहीं आते, उनकी ज़कात बैंक और मालियाती इदारे नहीं काटते। आप ज़रा चेक कीजिए अपने बैंक से या अपने मालियाती इदारे से कि क्या आपने उन्हें इस तरह का कोई फॉर्म स्टैम्प पेपर दिया है जिसमें उन्हें बताया गया हो कि मैं ज़कात जो है आपको नहीं देना चाहता बल्कि मैं डायरेक्ट कहीं और देना चाहता हूँ। तो ये ज़रा चेक कर लीजिएगा, आपका ये मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक रहा कि गैस और बिजली के बिल, तो ये जो है अभी ये तो कुछ नहीं है। अब अगला जो बिल आएगा दुआ करेंगे वो इतना ही आए जितना इस महीने का आया है, इसलिए कि हमारी तलात ये हैं कि ये मज़ीद बढ़ेंगे। अब उस सूरत में गरीब का अब भी गुजारा नहीं हो रहा और उस वक्त गरीब कहाँ जाएगा। ये गरीब और रियासत का मामला है, बल्कि रियासत का मामला भी नहीं है, सिर्फ गरीब का ही मामला है। ज़रार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ जहाँ तक ज़कात का मसला है ना, तो अच्छा, अगरचे आपके बैंक वालों के साथ कोई अच्छी रिलेशनशिप है मैनेजर के साथ, तो वो खुद कह देगा कि जी कटने वाली है, अगर आप ये एफिडेविट दे दें या स्टैम्प पेपर पे जैसे आपने बयान किया तो हम इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है 90% लोगों को खुद ही जाकर उनसे ये पूछना होगा, नहीं तो वो तो कटौती ही देंगे। और ये रमज़ान से पहले होती है कटौती, तो रमज़ान जो है वो आने वाले हैं अगले हफ्ते। तो अगर आप ज़कात बैंक को नहीं देना चाह रहे, खुद रखना चाह रहे हैं किसी और के लिए, तो आपको अभी जाना चाहिए। जी, और इसके साथ साथ जो दूसरी बात थी ना आपने मुसद साहब, ये अच्छा जो हसन अली साहब बात कर रहे थे महंगाई की, और आपने कहा ना कि अभी तो एक खुशखबरी ये है कि निगरान वजीर आजम ने कहा है कि जी दोबारा हम ऑस्टेरिटी करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने शायद ये भी खबर सुनी है कि जो अब मुझे पूरी तरह याद नहीं है कि या तो एमपीएस या तो एमएनएस या तो दोनों, उनको मुफ्त बिजनेस क्लास टिकट्स भी मिलेंगी। बहुत अच्छा है। तो जी, तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ऐसे कुछ कर ले कि कौमी और सूबाई असेंबलीज की मेंबरान की तादाद आप कोई 20 करोड़ तक ले आए, तो मेरा ख्याल सबकी बेहतरी होगी और जमहूरियत के लिए भी अच्छा होगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर है कि ये जो आपने बताया है कि उन्हें बिजनेस क्लास के टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अच्छा, हाँ। मैं अभी मैं ब्रेक में कंफर्म करके आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी खोल के मैंने अभी नहीं, ये तो जाहिर है किफ़ायत शायरी की जो है ऑस्टेरिटी की सबसे बेहतरीन मिसाल कायम होगी। जाहिर है। राहिल अशर साहब हैं कराची से।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? तो जरार भाई एक तस्वीर कर दूं, ये जो आपने कहा ना बिजनेस क्लास, मैंने ट्रैवल किया है, वो MNAs थे तो उनको फर्स्ट क्लास में ही आ रहे थे सारे MNAs। इस्लामाबाद से मैं कराची आ रहा था, PIA की फ्लाइट थी, तो उसके अंदर वो फर्स्ट क्लास में ही बैठे हुए थे सारे MNAs थे, कराची के थे, 2-3 लेकिन ये तो MNAs थे। लेकिन वही भाई, ये तो आपको नहीं पता होगा ना कि वो फर्स्ट क्लास में अपने पैसों से बैठे हैं या हमारे पैसों से। नहीं नहीं, वो तो जी आपको भी पता है हाँ। माशाल्लाह, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो अय्याशियां करते हैं MNAs, MP वजीर, वो सारे हमारे पैसों से ही करते हैं। हमारे जो टैक्स के पैसे हैं वो उनके लिए तो कटते हैं। हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, जो हम लोग अपने सारा को किसी को तो फायदा हो रहा है, किसी को तो फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। चले आपकी वजह चले, किसी को फायदा। अच्छा मैं बात करूंगा, पिछली दफा मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी जो इलेक्शन के हवाले से। देखें इसमें आपको मैं नहीं कह रहा, एज अ होल मीडिया को कह रहा हूँ, मीडिया ने इस दफा जो थोड़ा सा हुआ ना, उसके अंदर देखें 8 बजे फॉर्म 45 शो हो रहे हैं टीवी के ऊपर, जबकि 2 घंटे में फॉर्म 45 इशू नहीं होते। मैं एक एंकर का नाम नहीं लूंगा, इसाक डार साहब आए, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने उनको वो लिया, कॉल पे लिया, तो वो कहने के जी अब ये दुरूशी पढ़ के झूठ बोलेगा। देखिए माना आपकी, देखिए जाति पसंद नापसंद, मेरी भी जाति पसंद नापसंद आपकी भी होगी, पर आप लोग माशाल्लाह, मतलब आपका मतलब मैं एज अ होल सबको कह रहा हूँ, आप दोनों को इंडिविजुअल नहीं कह रहे अपने भाइयों को। तो ये है कि आप ठीक है, आप मीडिया पे आए हुए हैं, आपके चैनल जो है दुनिया भर में देखा जाता है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए कि जी आप अगर किसी को नापसंद करते हैं तो आपको किसी की तस्दील करने का ऑन एयर वो लाइसेंस से मिलना चाहिए। आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरी बात जी बोले जी जरार भाई क्या जी मैं ये कह रहा था कि वो जो मशहूर जुमला उनके मुंह से निकला है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये ऑन एयर के लिए बोला था। इसको कहते हैं ना हॉट माइक मोमेंट। अब मैं ये नहीं कि ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि देखिए जब आप बैठे होते हैं ना, और वसंत साहब बताएंगे, जब 7-8 लोग ट्रांसमिशन में बैठे होते हैं और 8-9 घंटे बैठे होते हैं, तो साथ में आपस में भी गपशप चल रही होती है, तो कभी आपको पता नहीं होता, और इस पे फिर काफी गलतियां भी हो जाती है कि आप ऑन एयर हैं या ऑफ एयर हैं। जी ठीक है, तो ये हो गया। राहील अशर साहब आ गए, उन्होंने अपनी बात कर दी। कराची से ही अक्सा असलम साहिबा हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अक्सा। जी वालेकुम सर, मेरे आज 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो वोट ना मिलने का रोना रुल रहे हैं इस वक्त, कि इसकी वजह यही है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आवाम को कोई फायदा हो सके उससे। जैसा कि इमरान खान ने सेहत कार्ड से मिला है, इमरान खान के सेहत कार्ड से मिला है आवाम को। और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि हमारी फौज, अगर ये फौज ना होती तो पाकिस्तान ना होता। ये तो सबको पता है कि अगर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल कश्मीर के मुसलमानों और भारत के मुसलमानों की तरह होता, जहां मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और ना ही गाय ज़िबा करने की और गाय का गोश्त खाने की है। ठीक है, तो ये तबसरा कर दिया ना आपने, ठीक है, बेहतरीन। इसमें सवाल तो कोई नहीं था, तबसरा था, आपकी राय थी। बहरहाल मोहम्मद सलीम हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, ये तो सियासी बातें तो हमारी तो समझ में आती नहीं। यहाँ तो चैनल अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमारी भी समझ में नहीं आती। वो उस पार्टी का चैनल है। मैं लानत भेजता हूँ इन सारे जो है ना वो ठीक है तजियाकारों के ऊपर जो पार्टी की लाइन लेते हैं। मेरा मसला जो है कुछ और है सर। मैंने पहले भी 2 दफा फोन। जी फरमाइए फरमाइए फरमाइए। वो बेटी है मेरी, मेंटली रिटार्डेड है, उसको फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी की बीमारी। जी बिल्कुल, आपका मसला आप पिछले 3-4 महीने से जो है बता रहे हैं और आपका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। सर जी, वो 260 रुपए जिस डिब्बिया पे लिखा हुआ है ना टेगोल जी, नोवाटेक्स वाले बनाते हैं, वो 2000 रुपए की मिलती है अब। हाँ, लेकिन ये कि आप पिछले 3-4 महीने में आपने कहीं ना कहीं से ये ली होगी ना दवाई या नहीं? सर ली है ना, 1500 की ली, 1200 की ली, 1500 की, अब 2000 की। ऐसा ही है। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा बेटा जो है उसने कहीं डॉक्टरों से लिखवा के और सर्टिफिकेट लेके और डिसेबिलिटी का कार्ड लेके, और वो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे वो जाता है तो 2 डिब्बे देते हैं वो।
मुलर एंड फिश वाले इसको जो है ना वो इसके जी, डिस्ट्रीब्यूटर ये मसला ज़ाहिर है आपके तवस्सुस से हमें 3-4 महीने से पता चल रहा है। बस ये दुआ करें कि अभी 2000 की मिल रही है, अगले महीने से 2500 की ना हो जाए। बस इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि यही दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। इसके साथ साथ अभी मैं ये भी देख रहे थे कि कुछ अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने की इजाजत भी दी गई जी है जी, ऐसा ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। लेकिन अब जाहिर है उसकी हेडलाइन एक बड़ी एक सेंसेशनल बनती है, प्राइसेस टू इंक्रीज, और बिल्कुल लोगों के लिए मुश्किल भी होती है। लेकिन कुछ हद तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की भी एक ये बात जायज है कि अगर आप एक हद तक कंट्रोल करके रखेंगे तो उनकी जो ऑपरेशन का कॉस्ट है, अगर वो उनके प्राइस से ही ज्यादा बढ़ जाए, तो मतलब वो अगर बंद कर देंगे दवा बनाना, तो वो दवाई बनाना ही बंद कर देंगे, और फिर आप क्या करोगे? तो ये भी चीज है, मतलब जाहिर है कि आसानी तो किसी के लिए नहीं है आजकल, लेकिन इस चीज को भी मेरा ख्याल है कि मद्देनजर रखना है। बिल्कुल ऐसा ही। शहाद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी सर। सर एक गुत्थी सुलझा दीजिए कि एमकेएम नून लीग को जाके हिमायत कर रही है वफाक में, सूबे में अपोजिशन में पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े भाई छोटे भाई माने बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलके हुकूमत बना रहे हैं। यहाँ ये अपोजिशन में बैठेगी तो प्रॉब्लम सिंध का फिर वही बड़ा गर्क होगा। इनसे अगर दरखास्त सब मिल के कर लें कि भाई आप यहाँ पर भी इनको फोन कर लो और इनके गले लग जाओ, तो सब मिल बांट के काम कर लेंगे और मिल बांट के काम भी हो जाएंगे और सब खुशहाल भी हो जाएंगे। इस तरह ये मेरी समझ में ये एक फॉर्मूला आ रहा है। अगर सिंध में ये एमकेएम हिमायत कर दे पीपल्स पार्टी की तो सब मिल बांट के काम कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। अगर हुकूमत में आ जाए तो सब जाहिर है मिल बांट के काम कर लेंगे और सब खुशहाल हो जाएंगे। मैं इन दोनों जुमलों की आपकी पूरी तायीद करता हूँ। और लेकिन वो और लॉ एंड ऑर्डर या जो गलत फहमियाँ हैं उनका भी लेकिन फिर सियासत कैसे चलेगी यार? नहीं, जब उन्होंने यार जरार जब उन्होंने कह दिया कि मिल बांट के काम कर लें खुशहाल हो जाएं, तो उसके बाद फिर क्या बात कर? उनकी बात सही है, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं एमकेएम की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर वो हुकूमत में बैठ गए तो फिर मतलब इल्जाम किस पे लगाएंगे ना फिर? हाँ ये भी है मतलब सिंध की हद तक बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन कौन मोइज़ ज़की साहब हैं कराची से। मोइज़ ज़की जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के लिए अभी कौन सा सियासी लीडर बेस्ट रहेगा, या किस तरह का सेटअप अब पाकिस्तान को किसकी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि आज के मुल्क के नौजवान के लिए क्या मुल्क से बाहर जाना ज़्यादा बेहतर है या मुल्क में रहना ज़्यादा बेहतर है? मतलब आपको वाकई आर यू श्योर कि आपको इन दोनों सवालों के जवाब नहीं मालूम, इसीलिए आप हमसे पूछ रहे हैं? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, हमारे ख्याल में पता नहीं कौन सा पहले सवाल में आपके दो सवाल हैं। एक तो आपने मेरे ख्याल पूछा है कि कौन सा लीडर अच्छा होना चाहिए, और कौन सा लीडर अच्छा है ये पूछा। इन्हें ये नहीं मालूम, आप इनकी मदद करें। जो आपको बेहतर लगे बच्चे, हाँ। जो आपको और नौजवान जो है उनकी मर्जी है कि वो पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें। अब हर नौजवान तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। जिसके पास वसाइल हैं या जिसका गैर कानूनी तौर पे ना जाएं, बाकी कानूनी तौर पे भले चले जाएं। यही जवाब है फ़िलहाल तो हमारे जहन में। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं शहरियार खान साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं क्वेटा के इलेक्शंस के बारे में आप लोगों को ज़रा मालूमात देना चाहूँगा। जी क्वेटा के जितने कौमी हलके हैं एनए और जितने पीबी सूबाई हलके हैं, यकीन कीजिए एक बंदा भी जो जीता था, मतलब एक यहाँ पर अब आम फहम में आम लोगों में ये बात है कि वो बंदा जो जीता हुआ है वो सबसे लास्ट ऑप्शन पर था। फॉर एग्जांपल इसके हम ले सकते हैं PB45 क्वेटा। अली मदद जब तक सूबाई सदर है,
माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के अलमबरदार। और हालत ये है, जिस पोलिंग में मैं एजेंट था वहाँ 5 वोट पड़े हैं अली मदद को। और कौमी सीट के लिए जो एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया जमाल रेसानी को फायदा देने के लिए कि उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानियत के लिए इतने बड़े नारे लगाए, उसका फायदा तो भी देना था। उसके साहब के 11 वोट थे। अच्छा। अब 5 के आगे 10 लगा दिया गया, 510 बन गया फॉर्म 48 के अंदर। और 11 के बाद 00 लगा दिए गए, 1100 बन गया। अब उस पोलिंग के अंदर ये एक पोलिंग की बात है। इसी तरह पूरे क्वेटा में, जैसे हमारे क्वेटा के रिपोर्टर शाह साहब आप लोगों के प्रोग्राम में भी आए थे, गुरगेज ब्रदर्स का बताया उन्होंने, वो क्वेटा से ताल्लुक रखते ही नहीं है। मतलब सबसे हैरानगी की बात यह है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लोग जीते हैं वहाँ पश्तून मेजॉरिटी में है। उसके बाद एक हलके में हजारा बाई है और दूसरे में जो क्वेटा के अंदर सेटलर्स रहते हैं, बलोच उसमें है ही नहीं। मतलब यहाँ पर बड़े बुनियादों पर वोट दिया जाता है, इथनिक बेसिस भी यूज किए जाते हैं। अगर उस फार्मूला को भी देखा जाए तब भी उन्हें कहाँ से वोट पड़ना था। और उसके अलावा यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ, NA 251 जो कलेसफुल्ला रात 20,000 लीड, क्योंकि वो सीट शहीद उस्मान अल्लाह के बेटे खुशाल खान काकड़ का है। फिर सुबह वो 7,000 लीड। फिर वो इस तरह कर लेते हैं जैसे इनके मुख्तलिफ फार्मूला प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इनके पास होता है। जब कोई वर्क नहीं किया तो प्लान सी के मुताबिक सरकारी वोट्स जो आए थे उनमें उनके जो 600 वोट थे वो खाली वाइट पेजेस थे। और कल आई थिंक उनका इलेक्शन कमीशन में केस है। तो इस हवाले से ये मेरी आप लोगों से क्वेश्चन भी है कि ये तो पूरे क्वेटा के PB 41, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितने भी सीट्स है तमाम के तमाम वो बंदे आए हुए हैं जो हारे हुए थे। अब अगर कल आकर हमसे कोई ये बात करे जो पाकिस्तान के अंदर या जो मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर एक बात है कि आप लोगों के सरदार और इलेक्टेड आप लोगों के लिए स्कूल नहीं बनाते, अस्पताल नहीं बनाते, अब तो ये हमारे इलेक्टेड भी नहीं हुए। सेकेंडली आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आप लोगों के पास हिस्ट्री की तमाम मालूमात मौजूद है। ये तारीख में जो एक नया दौर आया है इससे हम किस तरह टैकल करेंगे? ये अगर मैं बहैसियत पश्तून क्वेटा का बासी हूँ, आई डोंट नो कि पाकिस्तान कब बना क्या बना, लेकिन मुझे एक लाइफ चाहिए, एक सुकून चाहिए। सुबह हम घर से निकलते हैं, शाम आते हैं, डरते हैं जिंदा आएंगे नहीं आएंगे। एक हफ्ते से क्वेटा में इस कदर शदीद सर्दी है, गैस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। हम लाहौर भी रहे हैं, इस्लामाबाद में भी रहे हैं, वहाँ तो गैस आ जाती है। अब ये जो मेन डिफरेंस है, चले ये तो किसी आदमी को हम मजहब से धोखा दे सकते हैं, किसी को PTI के प्रोपेगेंडे से हम धोखा दे देंगे, लेकिन मेन हम ये जो नेशनलिस्ट व्यूज है यहाँ के जो नौजवान है, अगर आप लोग देख ले क्वेटा के अंदर जो टर्न आउट है वोट का, वो लास्ट इलेक्शन में 27% था, अब 19% पर आ चुका है। लोग अब वोट करना पसंद ही नहीं करते। तो इस चीज का क्या सलूशन निकलेगा? ये कब तक ये चलेगा? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव अंदाज में पूरा का पूरा जो सिलसिला है उसको कूजे में दरिया बंद कर दिया। यूँ समझ लें कि जो आप क्वेटा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक बड़ा सा क्वेटा समझ लें, और वहाँ से भी इसी तरह की शिकायतें मौजूद हैं। और ये लगता है वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी सलूशन क्या है, ये पूरा जो सिलसिला है, मुझे तो लगता है कि बहुत मेहनत से बना के यहाँ तक लाया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद जो है एक ऑर्गेनिक तरीके से हो गया है। तो आगे जिन्होंने प्रॉब्लम पैदा किया है, ज़ाहिर सलूशन भी उन्हें ही मालूम होगा। हम तो सिर्फ हैरान और परेशान बैठे हुए हैं कि और क्या देखना बाकी रह गया है। ज़रा मुझे पता है किस चीज़ से डर लगता है वो सर, कि कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ समझ रहा है कि यही सोल्यूशन है।
बिल्कुल ऐसा ही और है, ऐसा ही है। और मसला कुछ और है और सोल्यूशन ये है। और देखिए कितनी कामयाबी से सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब बहुत खूब। वो मुझे ऑल्डस हक्सले का कोट याद आ रहा है कि हो सकता है कि ये ज़मीन किसी और सैयारे का जहन्नुम हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बहरहाल शहरयार खान ने बहुत ही कमाल किस्म का समेट लिया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था, ये पोलिंग एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट थे रिटर्निंग? नहीं, पोलिंग एजेंट के तौर पे इन्होंने अपना तजर्बा बयान किया। मोहम्मद मोइन है साहब हैं कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब, मेरा वसत साहब से मेरा पूछना चाहता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ साहब है इस वक्त जो मरी में बैठे हुए हैं, ये इस वक्त मेरे ख्याल में मौजूदा जितने भी कैंडिडेट हैं वजीर आजम के, उसकी दौड़ में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार, सबसे ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है, सबसे ज़्यादा वो शख्स हैं जिन्होंने हुकूमत की है, ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरह जानते हैं। इस वक्त मुश्किल वक्त में उनका मरी में बैठ जाना, और जबकि ये एक बयानिया लेके आए थे कि 2013 का जो एरा है उसको रिवाइव करेंगे, और वो रिवाइव करने के बजाय उसका बयानी पे उन्होंने वोट लिया, और वोट लेने के बाद वो जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। तो मेरा सवाल ये, क्या ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी नहीं है? और दूसरी बात ये कि डिसऑनेस्टी कहाँ से हुई? घर की बात है, घर में है, बड़ा भाई गाइडेंस करने के लिए बैठा हुआ है, छोटा भाई जो है वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप का उन्होंने तजर्बा हासिल कर लिया है 1.5 साल का, तो डिसऑनेस्टी कहाँ से हो गई है? डिसऑनेस्टी इस लिहाज से हो गई कि आपने वोट तो अपने लिए मांगे थे। नहीं, तो क्या फ़र्क है शहबाज शरीफ में और मरियम में? बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। क्या ये शहबाज शरीफ ANP के हैं? नहीं, ANP की तो नहीं है, लेकिन बयानी का बहुत फ़र्क है। वो अच्छा, वो बयानी का बहुत फ़र्क है, तजर्बे का बहुत फ़र्क। ठीक है, चले, आपके ख्याल में नवाज शरीफ को लीड करना चाहिए था? जी बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई डूब रहा है और आप किनारे पे खड़े हुए उसको बचा भी सकते हैं, और आप मुंह मोड़ के खड़े हो गए। आप क्या कह रहे हैं? जी सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि चले, अभी इनकी अपनी राय है, मेरा तो ख्याल है कि कोई इतना कोई डिसऑनेस्टी तो इसमें नहीं है, और जितने वोट पड़े हैं सो पड़े हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जाहिर, और ये मतलब जाहिर ही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब खुद सामने नहीं आना चाह रहे। वो कह रहे हैं यार अब आप लोग ही संभालो। और मेरा ख्याल है कि उनका दिल भी थोड़ा सा उतर ही गया। चलिए, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो ब्रेक लें। वेलकम बैक। उबैदुल्लाह हैं कोयटा से। जी सर। सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ देर पहले हमारे एक और दोस्त शहरयार खान ने भी कोयटा से बड़ी एक ज़रूरी बात की। मैं एक और ज़रूरी बात यहाँ पे रखना चाहूँगा जो बड़ी अहम है। एक गिला भी है, गिला तो हमारा इस रियासत से और फिर ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि एक रवैया है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट में, और फिर वो हमारे मीडिया हाउसेज में, और फिर मेरे ख्याल से इस आपके शो तक भी पहुंच गया है कि पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादा शोखी दिखाएंगे या एक तरह से तशद्दुद या उस में, तो उनको ज़्यादा कवरेज मिलेगी, और जो शरीफाना तौर से जमहूरी तरीके से अपनी बात रखेंगे उनको ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती। अच्छा। तो इसकी एग्जाम्पल आप उसकी उठा लें कि चमन में पिछले 4 महीनों से धरना बैठा होगा, और वो कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों वहाँ पे जो फैमिलीज है उनकी लाइवलीहुड हो रही है, क्योंकि ड्यूरेंट जो एक लाइन है उसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बंद किया हुआ है ट्रेड के लिए, और इससे पाकिस्तानी अथॉरिटीज उन हजारों लोगों, आप उनकी तस्वीरें देख ले चमन धरने की, हजारों लाखों लोग वहाँ पे हर दिन आते हैं, बैठते हैं, जिनमें उनके बच्चे हैं, उनकी खवातीन, उनके मतलब ट्रिपल्ड जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो सारे आते हैं इस एहतजाज में, इस एजिटेशन में, मगर पाकिस्तानी उसकी तरफ से कोई पाकिस्तानी तो है भी नहीं वैसे, मगर मीडिया हाउसेस भी इतने खामोश है कि एक दिन में एक दफा उनको दिखाना, उनसे इंटरव्यू करना, वो लोग गवारा नहीं समझते जी। तो आपके शो में भी मेरे ख्याल से 1-2 बार के अलावा उनको कोई कवरेज नहीं मिली है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं कि जो लोग जमहूरी तरीके से और जो एक तरह से इंसानियत पसंद तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनके लिए कोई कवरेज नहीं है,
और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जी बिल्कुल उबैदुल्लाह साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो ज़्यादा ज़ोर से चीखता है या ज़्यादा पुरतशद्दुद अंदाज में आगे बढ़ता है तो उसके साथ बात हो जाती है, और जो शराफत से जो जमहूरी और सियासी रास्ता इख्तियार करता है उसको वो कहते हैं बस ठीक है, जब ये गुस्से में आएगा तब देख लेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मीडिया जो है वो कवरेज नहीं कर रहा है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि कवरेज को डिस्करेज किया जाता है ऑनेस्टली, और दूसरी बात ये है कि हम ये एडमिट कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे करें ना करें, कि बेसिकली जो हमारा सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो 3 शहरों का मीडिया है, इस्लामाबाद का, लाहौर का और कराची का। उससे जो टाइम बच जाता है फिर हम पेरिफेरीज में जाके ख़बरें तलाश करते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट होता है वो बलूचिस्तान होता है। ज़रा ऐसा ही है जी, ऐसा ही, इसमें और कोई इजाफा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी, और वो मतलब इतना पूरा मन धरना है कि कभी कभी हमें पूछना पड़ता है कि चल भी रहा है या नहीं, चल भी रहा है या नहीं। ऐसा ही। अच्छा, मुस्ताजिर ज़िया साहब हैं गुजरात से। पहले एक मिनट, इससे पहले कि आप बात करें, मैंने पहली बार मुस्ताजिर सुना है, इसका पहले मतलब बताएं। तारीफ किया गया। तारीफ किया गया जी, ज़ाहिर होने वाला, तारीफ किया गया, दोनों ही। अच्छा, तो ये जो है कुरान से निकाला गया है, आपका नाम कहाँ से निकाला गया? मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये पढ़ा, ये फातमी थे, उनका, उनमें से थे मुस्ताजिर बिल्ला। अच्छा, मुस्ताजिर बिल्ला, ओके ओके ओके, ठीक है, मुस्ताजिर बिल्ला, ठीक है, वो अब्बासी खलीफा, ठीक है, फातमी में से थे। अब आप फरमाइए। फातमी नहीं, अब्बासी। अच्छा, जी सर। मेरा तो लोग गुजरात से है। ये अच्छा, पहले कोयटा से लोग बात कर रहे थे, तो वो तो चलो दूर दराज एरिया है, हमारा जो सेटल्ड एरिया है बड़ा पॉपुलर है, वहाँ पे 30% वोट नहीं लिए जीतने वालों ने। आप कह नहीं सकते कि कोई जो काफली के लोग जीते हैं उन्हें कहे जी 15 से 20 पोलिंग स्टेशन जो विन किए हुए हैं उनके फॉर्म 45 आपको दिखा। ऑलमोस्ट 70% जो है 80% पोलिंग स्टेशन है वो जीते हैं पीटीआई के 2 कार्डदार, और किसी में चौधरी साहबान जाते रहे, और जब जिसको उसने जहाँ वोट दोगे तो आप बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन यंग लॉर्ड आप ही कार्ड कह देते कि वोट देना चाहिए, तो उन्होंने दिया है। जब इस तरह के रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट बने, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी? जी, ऐसा ही हालात बलूचिस्तान वाले होंगे ना। पीछे फोर्स होती है, उसके पीछे क्रेडिबिलिटी उसकी तब बनती है जब उसमें थेरिटी होती है। तो थेरिटी तो वोट है उसका। एक बंदा वोट लेके जीत के नहीं आया तो कैसे वो आएगा और कैसे सामना करेगा, और वो कौन के लिए फैसले क्या करे? इनको मेहरबानी करेंगे, जो लोग जीते उनको दें। ये हम उधर जा रहे हैं की तरफ। बड़े अफसोस की बात है, ये बातें शायद आपने करनी है नहीं करनी। तो ये मैंने एक लिखा भी है कि 70 से लेके 71 से शुरू कर लें। मैं 55 के पेटे में हूँ, सब मैंने जो देखा 71 से लेके अब तक 3 पार्टियों ने रूल किया है। पीपल्स पार्टी, आर्मी, नून लीग, पीपल्स पार्टी। आप इनको बनाए, एक कलीमुल्लाह तो समीउल्लाह, समीउल्लाह तो कलीमुल्लाह। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल कन्वे हो चुकी है। अभी हमें एक ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले गुजरात से कॉलर थे मुस्ताजिर ज़िया साहब। उन्होंने जो बात की उससे पहले के कॉलर्स भी उसी तरह की बात कर चुके हैं। मुझे आखिरी लाइन, उनकी पंच लाइन बहुत अच्छी लगी कि 70 से लेके अब तक यही हो रहा है कि बॉल कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। आप कुछ ऐड कर रहे हैं? जी, मैं इतना कहना चाह रहा था कि देखिए, वही अब 100 बार ये बात की है कि यार देखो, अगर
एक दफा फैसला कर लेना कि क्या किस किस्म का निजाम चाहिए। अगर जमहूरियत चाहिए तो फिर उसको कबूल करें, नहीं तो यार अगर आमलियत लानी है तो ले आओ। लेकिन ये जो डबल डबल सिस्टम चल रहा होता है ना, इससे कुछ नहीं होता। मुझे एक याद आती है हेनरी फोर्ड, आपको पता है वो साहब, फोर्ड मोटर कंपनी, मशहूर जमाना फोर्ड कंपनी के बानी थे वो। तो उन्होंने एक दफा कहा था कि गाड़ी उन्होंने लॉन्च की, मॉडल टी। उन्होंने कहा था कि यू कैन हैव द मॉडल टी इन एनी कलर सो लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। तो बात वही है ना कि आप लोगों को एक चॉइस देते हैं जो असल में चॉइस है ही नहीं। फैसला हमने कर लिया है, आपको मतलब सेब चाहिए या आपको केला चाहिए। अच्छा, आप जो कुछ भी कहें, मिलना आपको सेब ही है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अच्छा, ये चीज़ आम आदमी या हमारा मसला नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले, आपको याद होगा, सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो ये इस तरह की समात सुन रहे हैं नेट पे पाबंदियों की, उनके भी रिमार्क्स ये हैं कि यार अगर इसी तरह वोदे बांटने तो फिर ये इलेक्शन पे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। ड्राइंग रूम, पैसे बचाओ यार, वही बात कर रहे हैं, पैसे बचाओ, मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। क्या हो गया यार, अरबों रुपए का खर्चा होता है, ख्वारी होती है, हमें मतलब 3-3 दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठना होता है, कोई शौक नहीं है यार। हाँ, और हमें मुश्किल पेश आती है कि बात क्या करें। मुश्किल पेश आती है यार, आधे ऑफिस को बुखार हो गया था यार, मतलब रहने दो ना यार, हम आराम से घर बैठे, 2 दिन की छुट्टी दे दो, बस खत्म हो गई बात। मोहम्मद अरसलान साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब, माफ़ी चाहते हैं आपको खासा इंतज़ार करवाया। नहीं, कोई इशू। मैं सिर्फ अपने हल्के के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कराची डिफेंस में रहता हूँ, NA 241, PS 110 और हमारे बराबर में PS 109। इसमें जो लतीफ़ा हुआ है वो ये है कि PS 110 और 109 के आप वोट जमा करें तो वो वोट 74,000 हैं और दोनों PS के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। और NA के जो हमारे कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनको 48,000 वोट पड़े। इसका मतलब 26,000 लोग ऐसे थे जो कराची डिफेंस, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गालिबन रहते हैं, वो गए और उन्होंने अलग किया और NA को स्टैम्प अलग किया। मतलब ये लोग जो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये मकसद इन पे वही शेर मैं कहूँगा, बात खत्म करूंगा। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये हमें किस लेवल का इडियट समझते हैं। हम माजरा चाहता हूँ, मेरे ख्याल से हम सब ब्लॉन्ड विग्स पहन लें, और जैसे अमेरिका में जो ब्लॉन्ड के लतीफे हैं, ताकि हमारी अकल उसी लेवल की समझते हैं, तो यही हम सबको ब्लॉन्ड विग पहन के घूमना चाहिए। बस ये मेरी अर्ज थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडिया में होता ये है कि जब बहुत बड़ा मुल्क है तो वहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस है वो तकरीबन 1 महीने पे फैला हुआ होता है और 5-6 मरहलों में होता है। 4 रियासतों में 1 दिन हो गया, 6 रियासतों में 1 दिन हो गया। अच्छा, उसमें होता ये कि सिर्फ वोट पड़ जाते हैं, सील हो जाते हैं, और सबके जो कौमी रिज़ल्ट है वो किसी एक दिन, इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होने का एक दिन जो है एकदम अनाउंस होता है। तो वहाँ तो जाहिर है कि जमहूरियत की जो रिवायत है 75 साल पुरानी अब हो चुकी है, तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये जो काम है जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये भी हो सकता है कि एक दिन सिंध में इलेक्शन हो, दूसरे दिन पंजाब में, इस तरह चारों सूबों में हो, अलग अलग 1-1 हफ्ते के वक्फे से, ताकि कम से कम ये है कि क्वालिटी का काम हो सके। बलूचिस्तान से लेके गुजरात और गुजरात से लेके कराची डिफेंस, क्या कहने। अगले कॉलर कौन है? फलक नाज खान पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे तरफ से उसुल्लाह खान साहब को और जरार गोड़ो साहब को और शाजिब जिलानी साहब तो आज नहीं है, नजर नहीं आ रहे, सबको सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा इशू तो इलेक्शन है ही नहीं, मैं एक और इंतहाई सीरियस हवाले से आप लोगों की तवज्जो जो है उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। इलेक्शन तो हमारे मुल्क में ये ड्रामे होते रहते हैं और मैं तकरीबन 84-88 से देखता रहा हूँ। और ये जो प्लांटेड जर्नलिस्ट हैं हमारे मुल्क में, सारी ये आपकी जर्नलिज्म से है, लेकिन मेरे अल्फाज को
बुरा मत मानिए। मुनीफ फारूक साहब ने उस दिन बात क्लियर कर दी कि घर का सरबराह जो है, अगर घर के सारे बच्चे हीरोइन पीना चाहे तो घर का सरबराह उनको हेरोइन पीने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक बात। उससे तो बात क्लियर हो गई कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें इस काबिल नहीं समझती। वो सारे बच्चे समझती है इस मुल्क के कौम के लोगों को, और मुल्क और कौम के लोग जो है वो हेरोइन पीना चाहते हैं, तो बस वो उनसे बचाना चाहते हैं। तो चले, इसमें शायद हमारी खैर हो, ये तो हम नहीं जानते, या खैर हो या बस खैर ही हो। मसला ये है, आज मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। आज यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई और सारी यूनिवर्सिटी में जो है अलार्म बेल बज गए, यूनिवर्सिटीज ऑफ कर दो मिड डे में, के थ्रेट्स हैं। कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए, स्कूल भी बंद कर दिए गए। पेशावर में, पेशावर सिटी में, और ये सराउंडिंग अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी जो है मर्दान में, उधर ये पेरेपरीज में चारसदा और दीगर जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, उनको भी मिड डे, यानी हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन जो है जुमे के नमाज के बाद इशू हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ये नेशनलिस्ट भी उठे हैं, पीटीआई वाले जो है यहाँ से लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर गए हैं, फजल रहमान साहब भी यहाँ से एहतजाज में। कहीं ऐसा ना हो कि ये तवज्जो हटाने के लिए दोबारा कोई जो है इस तरह का। जी जी, ये थैंक यू सो मच। बिल्कुल तवज्जो हटाने के लिए हथकंडे वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बल्कि कल ही हम बात कर रहे थे जब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम अचानक से उबल पड़ी थी कि इसका क्या मकसद है। एन उस वक्त के जी फैसला तो आया 6 फरवरी को, और मुहिम जो है अचानक से उबल पड़ी 21 या 22 फरवरी को। तो मकसद क्या है? तो हो सकता है कि जो फोकस आ रहा है पोलिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हटाने के लिए भी आ सकता है। और फिर आज आपने देखा होगा कि वो तकरीबन झाग की तरह वो मुहिम जो है वो बैठ गई है। तो अब हो सकता है कोई नई चीज़ आए। जी, इलियास चौधरी साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुस्तफा भाई? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप बताइए। अच्छा, मेरा ये सवाल, मैं थोड़ी सी आपकी अर्ज करना चाहता हूँ जी। ये हम लोग सारे ये कहते हैं जी सब सियासतदानों को इतने वोट पड़ गए, इतने, हर बंदा ही क्लेम कर रहा है मुझे इतने पड़ गए हैं, इतने पड़ गए हैं। आप जब कैलकुलेशन हुई है तो 48% लोगों ने वोट डाला है। जी, फाफिन का यही है अंदाजा। 13 करोड़ लोगों में से 6.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला है जी। तो जो 52% 53% लोगों ने इन सब हुकूमतों को, सब सियासतदानों को रिजेक्ट किया है, उनका भी कोई नाम नहीं लेता कि आपको 42% लोगों ने रिजेक्ट भी तो किया है ना भाई। क्यों? आपकी करतूतों की वजह से आप सारे मुल्क का कोई सोचने वाला ही नहीं है। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अल्लाह के वास्ते मुल्क का सोचो। अभी ये कल से जो मीडिया पे चल रहा है कि वो IMF को खत लिख रहे हैं एक साहब, तो भाई ऐसे अगर आप लिख सकते हैं खत IMF को, आपके लिए वो कानून होगा जो उनके लिए है। इनको सब कुछ छूट मिल जाती है, और अगर आप और मैं लिखें तो आपको ना एजेंसियां छोड़ेंगी। हाँ, हम और आप लिख भी नहीं सकते IMF को। और वो IMF का ख़त लिखना ना लिखना जो है वो एक पॉलिटिकल माइलेज तो हो सकती है, लेकिन जो IMF में फ़ैसले होते हैं उनका कोई ख़ास इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ के मकामी एडिशन की बातें होती हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वक्त भी ख़त्म हो रहा है, वरना आपसे मज़ीद गुफ्तगू सुनी जाती। इंशाअल्लाह मंडे को फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।